विंग उस बच्चे के पास गया और बोला, हे, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर वो लड़का विंग की ओर देखने लगा और बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है। विंग बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे जो चोट लगी है उसको ट्रीट करने दो। ये सुनकर उस लड़के ने हाँ में अपना सर हिलाया। विंग ने पहले उस लड़के के हैंड को, जो घायल हाथ था, उसको क्लीन किया और फिर उसे क्लॉथ से कवर कर दिया। वो उस लड़के से बोला कि तुम यहाँ पे कुछ देर के लिए रुको, क्योंकि वो कुछ खाना उसके लेने जा रहा है। विंग एक स्टॉल पर गया और उसने कुछ स्टीम बंस खरीदे। वो वापस आ रहा था उस लड़के की तरफ, लेकिन वो देखकर चौंक गया, क्योंकि उसे अपने डायरेक्शन में कुछ डॉग्स दिखाई दिए। कि देखकर विंग बहुत डर गया और दौड़ने लगा। वो डॉग्स उसका पीछा कर रहे थे। विंग एक कोने पहुंच गया और वहां पर चुपचाप बैठ गया और अपने पैरों को हक कर लिया उसने, क्योंकि वहां से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और उन डॉग्स ने ऑलरेडी उसे घेर लिया था। वो अभी भी उन स्टीम बंस को अपने हाथों में पकड़े हुए था। कुछ टाइम बाद जब विंग्स को महसूस हुआ कि डॉग्स उसके इर्द गिर्द नहीं थे, तो उसने देखा कि एक बॉय जिसने कि वाइट रोब्स पहन रखी थी, वो उससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था और उस बॉय के फोरहेड पर एक रिबन था और वो बहुत ही क्यूट था। उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे और मतलब काफ़ी परफेक्ट था वो बॉय। विंग अपनी जगह पर से उठा, उसने उस बॉय को बो किया, क्योंकि उस लड़के ने उसकी हेल्प करी थी। वो अपने आप को उसे इंट्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन वो रुक गया जब उसने एक जियांग डिसिपल की आवाज़ सुनी, जो कि विंग को बुला रहा था। विंग वहाँ से भाग गया, क्योंकि वो इस चीज़ से बहुत डरा हुआ था कि शायद मैडम यू को पता चल गया था कि विंग चुपचाप लोटस फेयर से बाहर निकला था। विंग ने उस बॉय की तरफ मुड़कर के भी नहीं देखा, जिसने कि वाइट रोब्स पहन रखी थी और जिसने उसकी हेल्प करी थी। एक साल बाद विंग उस लड़के के बारे में सोचा करता था जिसने उस दिन उसकी डॉग्स से बचने में हेल्प करी थी, लेकिन उसने उस लड़के को फिर कभी नहीं देखा। वो अपने रूम में था। कुछ टाइम बाद वो अपने रूम से बाहर आया। उसने सोचा कि वो फिर से बाहर निकलेगा, लेकिन इस बार वो अपने साथ जेंग चेंग को भी लेकर गया। विंग और जेंग चेंग ह्यूनमेंग की स्ट्रीट्स पर इधर उधर घूम रहे थे। वो कुछ खा रहे थे, एक दूसरे के साथ जोक कर रहे थे। कभी कभी विंग विंग जेंग चेंग को टिस करता और जिसकी वजह से जेंग चेंग को गुस्सा आ रहा था। विंग जेंग चेंग से भागने लगा और चेंग उसका पीछा कर रहा था। विंग रोड से काफ़ी दूरी पर आ गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो चेंग वहाँ पर था ही नहीं। विंग हंसते हुए बोला, कितने स्लो हो तुम, मेरे पास भी नहीं पहुँच पाए। वो वापस जाने वाला था, लेकिन वो अचानक से रुक गया जब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जो कि उसे हेल्प के लिए बुला रही थी। उसने अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया उन आवाज़ों को जो उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन उसे तो कोई मिला ही नहीं। उसने डिसाइड किया कि वो चेंग चेंग के पास वापस जाएगा, लेकिन फिर से उसे किसी की आवाज़ सुनाई थी, जिसकी वजह से विंग रुक गया। विंग ने डिसाइड किया कि वो अपने चारों तरफ देखेगा कि आखिरकार कौन था जो उसे बुला रहा था। वो एक जंगल में चला गया और वहाँ पर वो कुछ टाइम तक वॉक करता रहा। आगे जाकर वो कुछ दूरी पर रुक गया जब उसे एक ब्लैक स्मोक दिखी, जिसने कि कुछ लोगों को मतलब अपने कब्जे में ले रखा था और वो उनका गला दबा रही थी। वो लोग मदद के लिए बहुत धीरे धीरे आवाज़ में बोल रहे थे। विंग को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे इन लोगों की मदद करे। वो उस ब्लैक स्मोक ने विंग की प्रेजेंस को नोटिस कर लिया और वो विंग की तरफ जाने लगी। ये देखकर विंग डर गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से कवर कर लिया और वो इंतज़ार करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद उसने जब अपने आगे देखा तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी सारी ब्लैक स्मोक अपने अंदर सो कर रही थी। विंग को अपने अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रही थी। उसने वो पूरी ब्लैक स्मोक अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली। जो लोग प्रीवियसली मतलब पहले उस ब्लैक स्मोक से घिरे हुए थे, वो सभी ज़मीन पर गिर पड़े। विंग उनकी तरफ जाने लगा ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, लेकिन वो रुक गया जब उसने फिर से कुछ और स्मोक अपनी तरफ आते हुए देखी। उस ब्लैक स्मोक ने एक
ह्यूमन मतलब एक वुमेन का शेप ले लिया। उसने कुछ मैजिक किया और उन लोगों की सोल ने उनके शरीर को छोड़ दिया और उस वुमन के शरीर में एंटर हो गए। वो वुमन विंग की ओर घूरने लगी और गुस्से में बोली, तुम लिटिल किड, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी ब्लैक पावर को अब्जॉर्ब कर लिया। ये सुनकर विंग डर गया। वो पीछे क्यों जाने लगा, लेकिन उस वुमन ने ब्लैक मैजिक यूज़ किया और विंग को दूर फेंक दिया। विंग के हाथ और पैर में चोट लग गई। उसे गुस्सा आ गया और फिर एक बार उस ब्लैक स्मोक ने उसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। विंग ज़मीन पर से उठा, उसकी आंखें बिल्कुल रेड थीं और वो गुस्से में उस वुमन की ओर देख रहा था। उसने एक अलग टोन में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को हर्ट करने की। पहले तो तुमने इन इनोसेंट लोगों को हर्ट किया, इन्हें मारा और अब तुम मेरे मास्टर को हर्ट कर रही हो। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। कि सुनकर वो वुमन शॉक्ड हो गई, क्योंकि विंग का बॉडी शेप चेंज होने लगा था। उसके टीथ ग्रो करने लगे थे और वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था अपने ड्रैगन फॉर्म में। के देखकर वो वुमन अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। विंग अब एक हाफ ह्यूमन और हाफ ड्रैगन के फॉर्म में था। उसने कुछ मैजिक किया और उसने उसे उस वुमन की तरफ फेंक दिया, जिसने उस वुमन को बहुत कस कर हिट किया और वो बहुत दूर पर जाकर गिर पड़ी। उसकी पीठ एक पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर एक लाइफलेस बॉडी की तरह गिर पड़ी। विंग उस वुमन के नज़दीक आया, जिसकी वजह से वो वुमन और ज़्यादा डर गई। वो अपनी पावर्स का और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसने विंग से दया की भीख मांगनी शुरू कर दी कि वो उसे जाने दे, लेकिन विंग ने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया। विंग उस लेडी पर अटैक करने वाला था, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। जब विंग ने पीछे मुड़कर तो देखा, तो वह अचानक से बिल्कुल शांत हो गया। विंग के पीछे बॉशन सैंडन खड़ी हुई थी और वो विंग की ओर शॉकिंग वे में देख रही थी। वो वुमन भी बॉशन सैंडन को देखकर डर गई और बोली, ग्रैंड मास्टर बॉशन सैंडन। बॉशन सैंडन ने उस वुमन की ओर देखा और बोली, शाओगोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो। विंग ने शाओगोंग की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, इसने इनोसेंट लोगों की जान ली है और इसने मेरे मास्टर को भी हर्ट किया है। ये सुनकर बॉशन सैंडन गुस्से में शाओगोंग की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे ग्रैंड चाइल्ड को हर्ट करने की। बॉशन सैंडन ने कुछ मैजिक किया, जिसकी वजह से शाओगोंग बेहोश हो गई और फिर वो वहाँ से गायब हो गई। विंग ने पूछा, आपने उसे कहाँ भेज दिया। ये सुनकर बॉशन सैंडन बोली, मैंने उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया। यानी कि उन्होंने उसकी जो याददाश्त थी ना, उसकी जो मेमोरी थी, सब गायब कर दी थी और अब वो एक गुफा में थी। वो वहाँ पर रहेगी। जो भी उसने गलतियाँ करी हैं उसका पनिशमेंट फेस करेगी। उसे सज़ा की ज़रूरत है। उसने एक गलत रास्ता चूज़ किया है। विंग बोला, लेकिन आप उसको कैसे जानती हो। ये सुनकर बॉशन सैनन बोली, वो मेरी प्रिंसिपल थी, जिसने कि पहले इमॉर्टल आइलैंड को छोड़ दिया था। विंग ने सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। बॉशन सैनन बोली, वे ये तुम्हारा नाम है और अभी मुझे तुम्हें ब्लॉक करने की ज़रूरत है। वे वुशियन अभी इस एज में इतनी पावर को हैंडल नहीं कर सकता है। ये सील तब ब्रेक होगी जब विंग अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा। ये सुनकर वे ने हाँ में अपना सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। बॉशन सैनन ने कुछ स्पेल्स को चैंट करना शुरू किया। जब वो स्पेल्स को चैंट कर रही थी, तभी उसे वहाँ पर किसी और सोल की मौजूदगी का एहसास हुआ। बॉशन सैंडन ने अपनी आंखें खोलीं तो वो चौंक गईं, क्योंकि वहाँ पर कैंगसे सैंडन की सोल थी। बॉशन सैंडन बोली, कैंगसे सैंडन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोली, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी आइंग की पावर को सील करने में। बॉशन सैंडन ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उन दोनों ने अपना मैजिक शुरू किया और कुछ टाइम बाद उन्होंने सक्सेसफुली विंग की पावर को सील कर दिया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि विंग को अपनी पुरानी मेमोरीज़, यानी कि जो प्रीवियस मेमोरीज से सब भूल चुकी थी। इसके बाद वो बेहोश हो गया। कैंगसे सैंडन बोली, मदर, मुझे एक रैबिट में चेंज कर दीजिए, मैं अपने बेबी को बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर बॉशन सैंडन कैंगसे सैंडन से
क्वेश्चन पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कुछ मैजिक किया, जिसके बाद कैंग से सैंडन की सोल एक वाइट बनी में चेंज हो गई। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि वो वाइट बनी कोई और नहीं, विंग की मदर कैंग से सैंडन थी, जो उसे बचाने की कोशिश किया करती थी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो गए जब उन्होंने जियांग चेंग की आवाज़ सुनाई दी। जियांग चेंग जल्दी से विंग की ओर आया। वो काफ़ी परेशान हो गया। उसने विंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। इसके बाद उसने विंग को अपने शोल्डर पर उठाया और फिर उसे वहाँ से लेकर जाने लगा। एक दिन बाद विंग को होश आया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे तो यहाँ तक जियांग फैमिली भी याद नहीं थी। यानली और चेंग दोनों ही विंग के लिए बहुत चिंतित थे। वो विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। मैडम यू अक्सर विंग के सामने आया तो करती थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि जियांग फैंगमियान ने उन्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए मना कर रखा था। कुछ दिन बाद विंग बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया। वो पहले की तरह ही जियांग चेंग को टीज़ करने लगा, और मतलब जैसे वो पहले था वैसे के हो गया। विंग मैडम यू से डरता था, क्योंकि वो विंग पर बहुत ज़्यादा हार्श थी। कैंग सैंडन, जो कि एक वाइट बनी थी, वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। रात में जब विंग सोता था तो वो उसके पास आकर बैठती थी और उसको प्यार से केरस करती थी अपने छोटे छोटे हाथों से। वो यहाँ तक विंग के वुंड्स को, जो उसको चोट लगती थी, उसको अपने मैजिक से हील कर दिया करती थी। धीरे धीरे विंग बड़ा होने लगा। वो एक बहुत ही नॉटी बॉय हो चुका था। कैंग से सैंडन विंग को खुश देखकर भी बहुत खुश होती थी। वो उनकी इच्छा थी कि काश उनके हस्बैंड भी उनके साथ होते और वो एक साथ अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ देख पाते। और उसके बाद वो इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसने काफ़ी कुछ बर्बादी लाई। कैंग से सैंडन ने इस युद्ध में हेल्प करी, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। बाओशन सैंडन ने हेल्प नहीं करी, क्योंकि वो उस टाइम पर डीप मेडिटेशन में थी। बाओशन सैंडन इमॉर्टल आइलैंड में इस तरह के मेडिटेशन के लिए जाया करती थी, ताकि वो अपने पावर्स को और अच्छा कर सके। और उस टाइम पर वो अपने सेंसेस में नहीं रहती थी। वो वहाँ से अपनी मर्ज़ी से नहीं निकल सकती थी, और ये प्रोसेस पूरा 4 दिन तक चलता था। कैंग सैंडन की इच्छा थी कि काश विंग को अपनी पावर्स का पता होता और वो उन्हें यूज़ कर पाता, तो वो बहुत जल्दी इस युद्ध को ख़त्म कर देता। उस युद्ध में कोर क्रिस्टल का जो गार्जियन था, उसकी मौत हो गई। शाओगोंग बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत कनिंग थी और तेज़ दिमाग की थी। उस गुफा से भागने के बाद वो अपनी सिस्टर के पास गई। उसने बहुत हाई डीमनिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करी और वो उसकी मास्टर बन गई। सिर्फ लान वांगजी ही उसे रोक सकता था। लान वांगजी ने अपने ड्रैगन और अपने आई साइट को इसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, ताकि वो अपने लैन क्लैन के लोगों को बचा सके, और उसने शाओगोंग को मार डाला। ये युद्ध, ये वॉर लैंस के लिए काफ़ी दर्दनाक था, काफ़ी ट्रेजिक था। इसके बाद मैडम यू ने जब विंग को शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो कैंग से सैंडन बहुत गुस्सा थी मैडम यू से, क्योंकि वो उसके बेटे को शादी के लिए फ़ोर्स जो कर रही थी। लेकिन वो खुश थी कि उनका बेटा लान वांगजी से शादी करने वाला था। किसे पता कि शायद फ्यूचर में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और वांगजी को अपनी आई साइट मिल जाए और उसका अपना ड्रैगन मिल जाए। उन्हें लगा कि वांगजी विंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। विंग ने वांगजी से शादी कर ली, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। कैंग से सैंडन को इसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था कि उनका बेटा खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक ना एक दिन उनका बेटा खुश हो जाएगा जब उसे वांगजी से प्यार होगा। बाओशन सैंडन को जब शाओरोंग के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी उनके साथ नाटक खेलना शुरू कर दिया, और इसके बाद शाओरोंग का प्लान उसी के ऊपर बैकफायर कर गया। बाओशन सैंडन ने खुद को एक सिबियल लिलियन में कन्वर्ट कर लिया। उसने लांचीरन से बोला कि वो वांगजी की शादी वेवुशियन से करा दें, क्योंकि उन्हें पता था कि वांगजी और विंग एक साथ मिलकर सब कुछ बदल सकते हैं। बाओशन सैंडन ने किसी तरह से शाओरोंग के भरोसे को जीत लिया और उसको धोखा देना शुरू कर दिया। वो एक अच्छे मौके का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें सब कुछ पता था। उन्हें बहुत अच्छे से पता था
कि शाओरोंग क्या प्लान बना रही है, और जो प्लान वो बना रही है वो विंग और सभी के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। कैंसर सैंडन विंग के लिए बहुत चिंतित थी जब ब्लैक सोल ने उनके बेटे को पजस कर लिया था, लेकिन फिर वो इस चिंता से मुक्त हुई जब उन्हें पता चला कि इस चीज़ का विंग पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि विंग की बॉडी में भी एक ब्लैक कोर था जो कि डार्क एनर्जी का बना हुआ था। वो कोर बहुत ही स्ट्रांग था और कोई भी बैड सोल उसे इफ़ेक्ट नहीं कर सकती थी। युद्ध के दिन वो सील लगभग टूट चुकी थी और बॉशन सैंडन के एक ब्लो के साथ ही वो बिल्कुल ओपन हो गई और विंग फाइनली अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाया, एक रेयर रेड ड्रैगन, जो कि अब उस कोर क्रिस्टल का नया गार्जियन था। बॉशन सैनन को शुरुआत से ये सब कुछ पता था। उन्हें ये भी पता था कि शाओरोंग मारने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वांग जी को उसका ड्रैगन और आईसाइट भी फाइनली वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये फ्लैशबैक एंड होता है। बॉशन सैनन की सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। विंग ने बोला, मेरी माँ कहाँ है अभी? तभी एक आवाज़ पीछे से आई और वो बोली, मैं यहाँ पर हूँ बेटा। सभी कोई पीछे देखने लगा और देखा उन्होंने कि एक वाइट बनी दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। विंग तुरंत उस वाइट बनी के पास गया और अपने घुटनों के बल पर उनके सामने बैठ गया। विंग की आंखें बाहर आई थी। वो बोला, मॉम मॉम क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? उस वाइट बनी ने खुशी से हाँ में अपना सर हिलाया। विंग ने फिर उस बनी को उठाया और उसे बहुत कसकर नहीं लेकिन बहुत प्यार से हक कर लिया। वो रो रहा था। वांग जी ने शिचन की ओर देखा जो कि उसे विंग के पास जाने के लिए बोल रहा था। वांग जी विंग के करीब आया और वो उसके बगल में बैठ गया, उसकी पीठ को रब करने लगा। कुछ देर बाद जब विंग काम डाउन हुआ तो उसने उस वाइट बनी को अपनी गोद में रख लिया। वो बनी बोली, आइंग प्लीज़ रो मत, तुम्हारी मदर हमेशा थी तुम्हारे साथ और हमेशा ही रहेगी। अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड भी है जो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा, है ना? ये सुनकर विंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया। भांग जी ने बनी की ओर देखते हुए कहा, हाँ मैं विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। वो बनी यानी कि कैंसर सैंडन बहुत खुश हो गई। विंग ने भांग जी की ओर देखते हुए कहा, लैन सैन मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी बोला, ठीक है विंग, मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताऊँगा। वांग जी विंग और वो वाइट बनी फिर अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। वाशिंग सैनन ने कुछ मैजिक किया और फिर इसके बाद वो वाइट बनी कैंसर सैनन यानी कि उस सोल में कन्वर्ट हो गई। फेंगमियान लांचिरन कैंसर सैनन की सोल यानी कि आत्मा को देखकर शॉक्ड थे। फेंगमियान बोले, कैंगसे ये तुम हो? कैंसर सैनन बोली, हाँ ये मैं हूँ। फेंगमियान और लांचिरन अभी भी काफ़ी शॉक्ड थे। वाशिंग सैनन बोली, अब हम वांग जी के पास्ट के बारे में जानेंगे। ये सुनकर शिचन बोला, मैं वांग जी के पास्ट के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद उसने वांग जी के पास्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। बर्थ के ही टाइम से वांग जी बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी था। मैडम लैन जो कि लैन एम्प्रेस थी, वो वांग जी से बहुत प्यार करती थी। लानशिंग हंगजुन जो कि एम्परर थे, वो और मैडम लैन वांग जी को बहुत पैम्पर किया करते थे, लेकिन लांचिरन हमेशा उन्हें रोक दिया करते थे ताकि वो ही ज़्यादा ना करें, क्योंकि वो चाहते थे कि वांग जी डिसिप्लिन्ड हो। 6 साल की उम्र में वांग जी ने अपनी फादर को खो दिया था एक युद्ध में। उस टाइम पर शिचन 10 साल का था। वांग जी और शिचन बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे, लेकिन लांचिरन ने उन्हें कंफर्ट किया और उन्हें एक फादर का प्यार देने की कोशिश करी। वैसे तो लांचिरन बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इन दोनों नेफ्यूज़ को एक फादर का प्यार देने की पूरी कोशिश करी थी। लांचिरन ने टेम्परेरी वे में एम्परर की पोजीशन ले ली थी, लेकिन वो बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे अपने भाई की डेथ के लिए। 1 साल बाद वांग जी ने अपनी माँ को भी खो दिया, जो कि अक्सर बीमार रहा करती थी अपने हस्बैंड के जाने के बाद से। लान ई ने अपने दोनों बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लांचिरन को दे दी। वांग जी एक बहुत ही खुशमिजाज बच्चा था, लेकिन अपने दोनों
पेरेंट्स को खोने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया और सबसे दूर दूर रहने लगा। वो सिर्फ अपने भाई से ही बात किया करता था। धीरे धीरे वांगजी बड़ा होने लगा। 9 साल की उम्र में उसे ऐसा फील होता था जैसे कि उसके अंदर कुछ है, कुछ उसके अंदर रह रहा है जो कि उसकी एक बॉडी का पार्ट है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। उसने इस मैटर के बारे में किसी से भी नहीं पूछा। वो काफ़ी डिसिप्लिन था और लांचीरियन को वांगजी का ये बिहेवियर काफ़ी पसंद था। इसके बाद जब वांगजी 12 साल का हुआ तो वो जियांग से एक्ट किया अपने अंकल और भाई के साथ, क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ काम था। वांगजी ने एक बॉय की हेल्प करी। उसे वो लड़का बहुत क्यूट लगा। वो उस लड़के के नज़दीक जाने लगा, लेकिन वो लड़का फिर वहाँ से भाग गया जब किसी ने उसे आवाज़ लगाई। वांगजी ने एक रेड रिबन देखा जो कि उस बॉय के हेयर्स में लगा हुआ था। वो रेड रिबन उस बॉय के सिल्की हेयर से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। वो उस लड़के से दोबारा नहीं मिल पाया, लेकिन वो उसे कभी भूला भी नहीं। उसकी इच्छा थी, उसकी विश थी कि वो फ्यूचर में उस बॉय से मिले। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। वांगजी 13 साल का हो चुका था। 1 साल बाद शिचेन ने क्राउन प्रिंस की पोजीशन को संभाल लिया। वांगजी अपने भाई के लिए बहुत खुश था, लेकिन वो इस चीज़ से उदास भी था कि अब उसका भाई बहुत बिजी हो जाएगा और वो पहले की तरह टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। शिचेन वांगजी के सबसे करीबी था अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद। वो वांगजी को एक खुली किताब की तरह समझ सकता था। शिचेन बता सकता था वांगजी के फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर कि वांगजी क्या कहना चाहता है और वो क्या फील कर रहा था। वांगजी ने यहाँ तक अपने भाई को भी नहीं बताया कि वो क्या एक अजीब सी फीलिंग अपने शरीर में महसूस कर रहा है, जैसे कि उसके शरीर के अंदर कुछ है, कुछ रह रहा है।